तो आपका स्वागत है इफ्रा जी हमारे शिक्षा समागम के इस मंच पे। और आपको हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि आओ और थोड़ा बच्चों को गाइड करो कि किस तरीके से आपने केवीएस वगैरह की तैयारी की थी और पूरा एक डिटेल रोड मैप आप जो है बच्चों के सामने रख सको। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में एकदम अच्छे से बताइए, आपका बैकग्राउंड, आपका सब। वेल, हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक करती हूँ कि आपने मुझे मेरे मैथ्स के फेवरेट टीचर ने अपने पोर्टल पे मुझे इनवाइट किया है, जिनकी वजह से मेरा केवीएस में सिलेक्शन हुआ है। लिटरली, मतलब ये दिल से है मेरा। आप मेरे फेवरेट टीचर हो मैथ्स के। और बहुत बहुत थैंक्स सर आपका। और मेरा नाम इफ़रा तस्नीम है, और मेरा सिलेक्शन एज अ टीटीटी मैथ्स हुआ है केंद्रीय विद्यालय अन्ना नगर चेन्नई में। वैसे तो मेरा होम टाउन यूपी है, कानपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। और मुझे नॉर्थ से साउथ में उठा के पटका गया है। और, और मेरी छोटी सी फैमिली है जिसमें मम्मी है, छोटा भाई है मेरा, और पापा भी मेरे प्रिंसिपल थे, जो कि 9 ईयर 9 साल पहले वो एक्सपायर हो गए। और बस इतना ही है मेरा, छोटी सी फैमिली। हम्म। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपने रखी थी उस टाइम पे? मेरी मैंने तो ग्रेजुएशन किया था पीसीएम के थ्रू। हम्म। और उसके बाद ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छे होने की वजह से डायरेक्ट मास्टर्स में एडमिशन ले लिया मैंने, क्योंकि फिर ब्रेक करते बीच में बीएड करते फिर मास्टर्स में जाते। तो मास्टर्स में केमिस्ट्री में हमारी सीट्स अवेलेबल थी 30। तो हम्म। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरिट में मेरा नाम आ गया, तो हमने कहा पहले एमएससी कर लेते हैं, बीएड में बाद में करते हैं। तो एमएससी में हमने केमिस्ट्री से किया, पर हम टीचर बने मैथ्स के। नहीं, कोई नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता ना, बीएससी में जो था हमारा। चलिए। तो ये अच्छी बात है कि आपने बीएससी किया नॉर्मल जो होता है हमारा, पीसीएम वगैरह से, और फिर उसके बाद में एमएससी, एमएससी करने के बाद मैंने बीएड कंप्लीट किया। फिर बीएड किया उसके बाद में। और उसका तो फायदा ये था कि बीएड मुझे याद रहा एग्जाम तक। हाँ, ये है कि बीएड आपको याद रहेगा हम तक। अच्छा, फिर आपने कितने एग्जाम्स की तैयारी की होगी, मतलब क्या आपने और एग्जाम की तैयारी की थी या फिर यही सीधे सीधे? अ, मेरा तो फोकस ही था शुरू से, जब बीएड ही मैंने इसीलिए किया था कि मुझे केवी में जाना है। ऐसे तो मेरे पापा की भी जॉब थी, मैं यूपी ज्वाइन कर सकती थी पापा की जॉब के थ्रू। हम्म। पर मैंने पापा की जॉब को रिजेक्ट कर दिया कि मुझे यूपी चाहिए ही नहीं। अच्छा, आपके इसलिए पास मैंने कोई ऑप्शन था कि पापा के जॉब के थ्रू आप उसमें जो है लग मेरे पास सकते ऑप्शन था कि पापा थे। की जॉब मुझे मिल सकती थी। हम्म। और मेरा ग्रेजुएशन भी तब कंप्लीट हो गया था, ऑफिस में तो मेरी लग जाती, इसके बाद जैसे जैसे मेरी कंप्लीट हो जाती एजुकेशन, वो मेरी पोस्टिंग हो जाती। पर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने कहा मुझे खुद करना है और केवी में करना है। चलिए, बहुत तो बढ़िया। इसलिए मैंने किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करी नहीं। हाँ, मेरी प्रिपरेशन नहीं रुकी, प्रिपरेशन मेरी चलती रही बीच में। पर्टिकुलर एग्जाम नहीं, बस ये था टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहे, ताकि वो जब तक वैकेंसी ना आए मेरी प्रिपरेशन की फ्लो ना टूटे। लेकिन ये ये बहुत बहुत जरूरी होता है। मुश्किल काम होता है कि एक तो कोविड के टाइम वैसे ही केवीएस रुक गया था, खत्म, 3 4 साल तो कुछ हुआ ही नहीं, 3 साल। फिर उसके मेरा बाद में बीएड भी हुआ था कोविड के ही टाइम पे। क्या हुआ था कि एनईपी वगैरह आई, तो उसमें भी थोड़ी सी वो हुई थी कि एक साल जो है, कब 2022 में शायद एग्जाम हुआ था ये वाला ना, 2022, जी, टू 2021 थाउजेंड के लास्ट में आया था, एट्टीन में हुआ 2022 था। के है। हाँ, जो पहला हुआ था इससे पहले हुआ था, वो 2018 में हुआ था, हाँ, उसके वो बाद तो से कोई उसमें वैकेंसी उसके नहीं आई बाद थी। नहीं हुआ था। हम्म। उसके बाद नहीं हुआ था। 2022 में आया था वेट शायद, काफी 23 के शुरू करना में, पड़ा। 23 के शुरू में ये एग्जाम हुआ था, जी, जिसमें फेब में आपने एग्जाम किया, हुआ था। फैब में ना। हाँ, वही। हम्म। तो एक 4 साल का समय एग्जाम के बीच में, और उसमें दुनिया भर के लड़के, हमें पता है कि हर साल कितने बच्चे तैयार होते हैं, सीटेट तो नहीं रुका इस बीच में, सीटेट तो हमेशा होता रहा है ना, तो बच्चे की संख्या बढ़ती सीटेट जाती होता है, था। बच्चों की संख्या जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो काफी भीड़ थी उस समय, मैं जानता हूँ, हमने बहुत बच्चों को, भीड़ बहुत ज्यादा थी। बहुत भीड़ थी, और सबसे और बड़ी अगर बात है कि कुछ पता नहीं कि एग्जाम कैसा आएगा, क्योंकि सिलेबस कुछ भी नया पता था। नहीं था, मेरे लिए नया था, क्योंकि हम भी नए थे, मुझे कुछ नहीं पता था, इतना पता था कि हमको आएगा एग्जाम और हमें क्लियर करना, हम्म। बस। अगर ये होता है ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। हाँ, ये तो है। चलिए, फिर आते हैं कि अच्छा, ये बताइए कि अब तैयारी की आपने जो शुरुआत की वो कैसे की, और तैयारी में क्या क्या किया? मैंने मोस्टली ऑनलाइन ही तैयारी करी है, और किसी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी हम गए नहीं। हम्म। इवन
हाई स्कूल इंटर कभी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। और डायरेक्ट बस ऑनलाइन ही मैंने तैयारी करी, और ऑनलाइन में भी बस आप ही क्लासेस करिए। उसके अलावा ना कोई यूट्यूब पे इधर उधर की 10 क्लासेस में मैंने ज्वाइन किया है। हाँ वो बस थोड़ा सा। इतना सिंगल फोकस, जी सिंगल फोकस करके एक क्लास, क्योंकि एक अगर आप एक बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां से आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही रहा है, फिर 10 जगह हम्म। वही सिलेबस रिपीट करने का कोई फायदा भी नहीं है। इससे आपका टाइम बहुत बचता है। बहुत अगर बचता है। आप 10 जगह भागेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट भी होंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। सबसे बड़ी चीज डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, और उस पर जो यूट्यूब वगैरह पे ना ऐसी डिस्ट्रैक्शन आ क्लासेस जाता है। बहुत होती हैं कि एक क्लास सब कुछ पास, और जो कि लिटरली पॉसिबल ये सब होता नहीं है। आपको एक वो ही देख के जगह तो मुझे बहुत हंसी आती है। बहुत हंसी आती है वाकई में। और मैं इसीलिए मतलब 5-6 साल से इस मतलब ऑनलाइन वगैरह में जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन यूट्यूब पे पढ़ाने पे भी मैंने फोकस नहीं किया कभी ज्यादा, क्योंकि मुझे पता है वहां पे सीरियस और कैंडिडेट भी बहुत कम आते हैं, जिनको पता होता है कि नहीं ये टाइम पास नहीं करेंगे। तो ये चीजें ऑनलाइन में दिक्कत है। मैंने तो इसीलिए ऑनलाइन एक बैच प्रॉपर ले रखा था आपका। और उसके अलावा बस मुझे वहाँ पे कंटेंट क्योंकि प्रॉपर मिल जाता है। ऐसे आप अगर खुद सेल्फ स्टडी करोगे तो फिर एग्जाम पैटर्न के बेस अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। पर हम्म। हाँ, बैच कर लो तो उसमें ये होता है कि प्रॉपर आपको कंटेंट आपके पास होता है, आपके पास सिलेबस होता है, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। तो हम्म। इसका ये फायदा होता है। और कई तो और इसके सवाल भी, अलावा कई तो सवाल भी एग्जैक्ट आ गए थे पेपर में। वो देखा था मैंने उठ के बाद मैथ का। कई तो एग्जैक्ट सवाल दिख गए थे, वैसे के वैसे ही उठ उठ के। इसका सीक्रेट, प्रिपरेशन का सीक्रेट हम बताते हैं। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है ना, हाँ 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 हाँ। 6 to 10, सिक्स टू हम्म। ट्वेल्व होती है टीजीटी में, 6 to 10 आप उसकी लगा लो पूरी। हर सब्जेक्ट की होती है। और अगर पीजीटी करना है तो 11 12 लगा लो। हम्म। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के वो पेपर में रखते हैं। वो क्योंकि वैल्यू फॉर्मेशन भी चेंज नहीं करते। कुछ ही टाइप का क्वेश्चन का एमसीक्यू में फॉर्म हो सकता है, और वो वहीं पे रहता हम्म। है कि देखो ये ऐसे हो सकता है। और मैंने जब पढ़ाना वही शुरू चीज है। करता हूँ तो पहले मैं उसी को फोकस करता हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल तो भैया होने चाहिए, उस हिसाब से चीजों को करवाना चाहिए ये सब, और क्योंकि मैंने देखा है वो मोस्टली लोग एनसीईआरटी सीआरटी एग्जाम्पलर के बारे में जानते भी नहीं है। है। हाँ वो नहीं ध्यान देते उतना, वो तो नहीं बस। जानते हैं। चलिए आगे क्योंकि बढ़ते उस पे हैं। हायर ऑर्डर के होते हैं हम्म हम्म, क्वेश्चंस। हम्म। तो उसके बाद आता है कि प्रिपरेशन करने के दौरान आपने कोई दिक्कतों का सामना किया, मतलब कि कुछ परेशानियां आती हैं। एक तो मेंटली दिमाग भी काफी खराब रहता है उस टाइम, कोई घर वाले कुछ बोले और एग्जाम का पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें दिखती हैं सामने। हाँ, घर वाले वैसे तो मेरी फैमिली बड़ी है नहीं। और हम्म। मम्मी और मेरे भाई के अलावा कोई जान मेरी फैमिली में कोई जानता भी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि हम लोग सेपरेट, अपना न्यूक्लियर फैमिली है हमारी। हम्म। तो घर के किसी रिलेटिव को नहीं बता रख, मेरी मम्मी भी नहीं बताती थी। उनको लगता था कि ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है। तो और एग्जाम नहीं आते थे तो वैकेंसी नहीं आ रही थी तो यही था कि वैकेंसी नहीं आ रही है, नौकरी करनी है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो पर फिर भी जब एग्जाम एक बार जब नोटिफिकेशन आ गया, और तब 1.5 महीने का टाइम हमें मिला। उसके बाद कोई फिर मेरी मम्मी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है। फिर तो घर के काम भी नहीं करवाती यानी हूँ एक्सटर्नल अगर कोई भी एग्जाम की ऐसा मैं नहीं था प्रिपरेशन जो कि कर रही हूँ। प्रभाव डाले आपकी पढ़ाई पे और मेरे ऊपर पढ़ाई मेरा लकली मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी भी पढ़ी लिखी है तो उनको इम्पोर्टेंस पता है कि मेरे बच्चे को बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। मैं जैसे कुछ बच्चों को और पढ़ाता हूँ ना, अगर तो उनकी सबसे बड़ी टेंशन, कुछ की सबसे बड़ी टेंशन है कि शादी होने वाली है, घर वाले परेशान कर रहे हैं या रिश्तेदार जो है बोल रहे हैं। और जिनकी शादी हो चुकी होती है ना, उनको ये रहता है घर के सारे काम करने होते हैं, किसी का बच्चा है किसी का हस्बैंड है तो उनको भेज रहे हैं। और सास भी कुछ की एक दो की मतलब जैसे बातें होती है, तो ये चीजें थोड़ी दिखाई देती है, तो तुम उससे बची हुई हो थोड़ी सी। हम बच्चे गए थे, और मेरा यही था कि शादी से पहले ज्वाइन कर लो तो बेटा बहुत अच्छी बात है। हाँ ये एक चीज है। तो इस बहुत दौरान बड़ा बेनिफिट सबसे होता है। सब डिमोटिवेटेड तो कोई था ही नहीं आपके पास, सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन देता डीमोटिवेटर कोई नहीं था। सबसे आप? बड़ा मोटिवेशन तो मेरे पापा थे। हम्म। क्योंकि मेरे पापा बहुत ऑनेस्ट और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। और मेरी मम्मी पापा ही देखा जाए तो पूरे खानदान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। हम्म। और इतने अच्छे हार्ड वर्किंग थे। तो मतलब उन्हीं की परवरिश के थ्रू मेरे अंदर भी ये सारे एटीट्यूड आए। और मुझे लगता था कि मुझे जॉब करनी है तो पापा से ऊंची पोस्ट पे करनी है। हम्म। मेरे पापा तो वैसे प्रिंसिपल थे, मगर वो भी टीजीटी में ही थे प्रिंसिपल। तो मुझे लगता था कि मुझे भी ज्वाइन करना है तो टीजीटी से नीचे तो नहीं जाना है।
हाँ, तो उससे ये ऊपर ही जाना है। पारिवारिक और मोटिवेशन था तुम्हारे पास कि एक बंदे ने वही कह रहे हैं, सेट कर मेरे रखा पास है, फैमिली अब का था, वो आगे बढ़ना है हमको। बस वही करना है, उससे नीचे तो जाना ही नहीं है। हम्म। तो जैसे आपके सामने ये दुविधा आई थी कि भाई ये के बहुत होता है कि केवीएस में धांधलेबाजी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो है धांधलेबाजी बहुत होती है, या जनरल लोगों का होता भी है कि नहीं होता, खामोखा में हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही काफी बच्चे जो है ना बहुत इस दुविधा से जूझते हैं कि वो ये कहते हैं कि यार ये एग्जाम करने का फायदा क्या है जब वो हमारा होना ही नहीं है, मतलब ये सोच के चलते हैं कि सीटें बिक जाती हैं, ये सारी चीजें। तो ऐसा कुछ फेस किया है, ऐसा कुछ दिखा वैसे? हम्म। हुआ तो मेरे साथ भी, क्योंकि एक्चुअली हमारा था बीएड, बीटीसी था नहीं, डीएलएड था नहीं, हमारा था बीएड। और हाँ। हमने पीआरटी भी दिया था और टीजीटी भी दिया था। हम्म। और फिर एग्जाम देने के बाद ये तो पता था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसमें से कट जाने हैं। हाँ हाँ, ये तो टेंशन आ इसीलिए गई दो थी, ये टेंशन एग्जाम सबको आ गई थी। मेरे कई ये स्टूडेंट टेंशन ऐसे सबको आ थे गई थी। जो बीएड वाले थे, लेकिन उन्होंने पीआरटी में ज्यादा फोकस किया था क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी था। तो मैंने पीआरटी की प्रिपरेशन करी ही नहीं हाँ हाँ, तुम्हारा तो मुझे थी। पता है, तुमने तुम के उस पीआरटी की क्लास में कभी नहीं आती थी, तो तुम्हारा मुझे पता है, कभी कभी खाली टीजीटी वाले बैच में दिखती थी। लेकिन कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने की बीएड होते हुए पीआरटी की तैयारी की थी और बाद में उनका हो गया। और मैंने समझाया भी था कि देखो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के हट जाए, क्योंकि वो लाइन दे रखी थी उन्होंने कि आगे हाँ, गवर्नमेंट का वो फैसला लिखा आएगा, हुआ था वो नोटिफिकेशन दिया में। हुआ था, तो ये चीजें पहले ही बतानी सही रहती थी, अब नहीं माने कुछ क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? एक तो टाइम मैनेजमेंट पढ़ने का एक्चुअली बताइए, और दूसरा टाइम मैनेज उसका एग्जाम का बताइए, कि एग्जाम में कैसे टाइम मैनेज किया पढ़ने और का अभी। पढ़ने का तो मेरा ये था कि घर के काम भी हम करते थे और जॉब भी करते थे ऑनलाइन। तो हम्म। 10 बजे से 2 बजे तक मेरी जॉब कंटेंट राइटिंग की थी। तो हाँ, दस से कंटेंट। पहले पहले हम 10 से पहले निपटा लेते थे अपनी कॉन्सेप्ट थ्योरी जितनी हम्म। भी होती थी मैथ्स की। अगर हमें कोई कोई टॉपिक करना है वो हम निपटा लेते थे 10 से पहले पहले। मॉर्निंग में अच्छा फ्रेश माइंड से हो जाता है। इसके बाद 2 बजे के बाद अपना फिर से थोड़ा बहुत घर का करने के बाद फिर रात तक प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रात में करते थे हम बैठकर एकदम सुकून से। और यानी कि दिन में भी कोई उसके टेंशन अलावा नहीं लेनी मुझे, एग्जाम्पलर, ठीक है, दिन में कोई भी मैं नहीं चाहती कि दिन में कोई डिस्ट्रैक्ट टेंशन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए हो जाए कुछ। फिर आराम से सुबह शाम। क्योंकि मैंने ना पहले से प्रिपरेशन कर धीरे धीरे करते रहते थे, तो लास्ट टाइम पे इतना ज्यादा बर्डन आया नहीं मेरे ऊपर। और एग्जाम और में? एग्जाम में तो ये हुआ कि पहली बार ऑनलाइन पेपर था। हाँ, केवीएस का आदत पड़ी पहली हुई बार थी ऑनलाइन पेपर, पेपर था, और सिलेबस चेंज था, है ना, कुछ सिलेबस पता चेंज नहीं, था कोई और आइडिया नहीं। आदत पड़ी थी पेपर पेन की। आदती पेपर बस पे। हम तो ऐसे ही बस चले गए कि जो होगा देखा जाएगा। चलिए। स्ट्रेटेजी हमारी ये थी कि सबसे पहले हमने मैथ्स खोल के नहीं बैठे थे। कुछ मोस्टली क्या होता है, लोग सब्जेक्ट खोल के बैठ जाते हैं और पूरे 3 घंटे सब्जेक्ट में चले जाते हैं, वो जनरल पेपर छोड़ देते हैं मोस्टली। हाँ, ये एक लास्ट में इम्पोर्टेंट वो, क्वेश्चन है कि कोई भी हाँ, स्टूडेंट जनरल पेपर पे ज्यादा ध्यान दे या फिर सब्जेक्ट कंसर्न पे ध्यान दे। सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का, हाँ। जनरल पेपर होता है 80 मार्क्स का। तो हम्म। हम कैसे जनरल पेपर से फोकस सोच सकते हैं? हाँ, नहीं सोच सकते ना, बिल्कुल सोचने भी। वाली बात है। हाँ। हाँ, तो सोचने बच्चे वाली बात उसी है में कि लगे रहते एट्टी हैं और मार्क्स एट की, लास्ट। नहीं, हम कहते हैं जो सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट डेली जितना पढ़ रहे 70% आप सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो 30% आप जनरल पेपर को दो। और जनरल पेपर में भी जो सीडीपी मेन है तो उस पे फोकस करो, और इंग्लिश हिंदी पे फोकस करो क्योंकि लैंग्वेज इजी होती है, इंग्लिश हिंदी। और जो फिर लास्ट में जो बचते हैं ना जीएस और करेंट अफेयर, वो इतना ब्रॉड होता है कि आप उस पर थोड़ा कम फोकस भी देंगे ना तो चल जाएगा। तुक्का तो लग ही जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती ही है, और हम तो तुक्का ही लगा के आए थे। नहीं तो 100 नंबर का वो हो गया, सब्जेक्ट हो गया, 60 नंबर का सीडीपी हो गया, 10-10 नंबर के वो हो गए, उन 20 में से मुझे लग रहा है 14 कहीं नहीं गए किसी के भी, 20 में जो वही इंग्लिश। कह रहे हैं ना, अगर आप जनरल पेपर पे पूरा फोकस कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट छूट रहा है, अगर आप सब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो जनरल पेपर। और जनरल पेपर में भी अगर आप जीएस और करेंट अफेयर्स को थोड़ा पीछे रख के पहले सीडीपी और लैंग्वेज को दे रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये बहुत। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही चीज है। अब आते हम्म, हैं कि एक इंटरव्यू का बड़ा वो हुआ था इसमें, मतलब एक तो बड़े दिन बाद लिया था, वो इंटरव्यू के बीच में इतनी दिक्कतें आ रही थी, मतलब कि कोर्ट केस और ये सारी चीजें सब चल रहा था। इंटरव्यू का क्या सीन रहा आपका? सबसे पहले तो इंटरव्यू इंटरव्यू कॉल तो आप पे आई थी, या क्या हुआ था उसमें, नाम आया था शायद?
हाँ, नहीं, हमारी जो रिटर्न की जो है लिस्ट निकली थी, हाँ जिन्होंने हाँ। रिटर्न क्लियर कर लिया था उनकी लिस्ट निकली थी, तो कॉल मुझे जॉब पता पे भी आई नहीं था थी मेरी। आपको ना, कॉल आपको जॉब पे आई थी, याद है मुझे कि आप कह रही थी कि वो मेला लग रहा है, कोई सा एम्प्लॉयमेंट उस पे हुआ था। वो तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद का हाँ था। जॉब के टाइम आई थी। चलो इसका बताइए पहले इंटरव्यू का, फिर उस पे आएंगे। इंटरव्यू तो जब रिटर्न क्लियर कर लिया था तो फिर वो हमारे पास मेल आया था। हम्म। और हमारे पूरा दिल्ली में हमारा इंटरव्यू था। तो हम लोग दिल्ली गए हुए थे वहाँ पे इंटरव्यू। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मैंने कुछ खास नहीं की थी, बस इंटरव्यू में ये मेन रखना होता है कि आप जो हो आप खुद को रिप्रेजेंट करो। 10 जगह मॉक देने से या 10 जगह मॉक 10 लोगों के मॉक्स देने से आप अपने आप को खो सकते हो। मेन हम्म। चीज ये है। और सब्जेक्ट तो वो आपका चेक कर ही चुके होते हैं इंटरव्यू में, मेन आपका कॉन्फिडेंट और आपका एप्टीट्यूड देखते हैं कि आप टीचिंग के काबिल हो भी कि नहीं। मुझे वहां याद है पे उस जब टाइम आप इंटरव्यू दिल्ली आई देने थी, और गए मैं थे, उस टाइम जो है वहां पे गया हुआ था, बनारस गया हुआ था उसी दौरान, इंटरव्यू के एक दौरान। बार मौका मिला वो भी छूट गया आपसे मिलने वो का। भी छूट गया था हमारा। चलो, तो फिर आते हैं कि अच्छा, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में हम लोग आगे वो डिस्कस कर लेंगे, कभी जब बच्चों का आएगा इंटरव्यू का वो सब आएगा तो उसमें हम डिटेल में हम्म। एक बार डिस्कस कर लेंगे कैसे रहा था आपका इंटरव्यू। ठीक है। तो अब इस पे आते हैं आगे कि इंटरव्यू के बाद प्रोसेस क्या था। इंटरव्यू के बाद भी हमारा मेन इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था, घर वालों को ऐसा लगने लगा था जॉब वॉब मिलती नहीं ना, खाली वैकेंसी निकाल देते हैं, बस ऐसे ही करते, कोई देता वेता है नहीं ना। हमारे साथ ही हो गया था इतने। फिर हमारे पास हम लोगों ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, चलो भाई दूसरे पेपर की तैयारी करें क्या। और पूरा कई महीने बीतने के बाद जब 28 नवंबर को रिजल्ट निकलने से पहले हमारे पास कॉल आई हम्म। कि वो रोजगार मेला होगा, आपको वहाँ आना है। ये भी नहीं बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया, कुछ नहीं बताया हम्म। कि आपका तो आपके सिलेक्शन पास हो गया कॉल केवीएस आती है में। एक अननोन नंबर से, कि हाँ, कॉल आ गई है ना, क्योंकि सेव तो रहता नहीं वो अननोन नंबर से कॉल नंबर। आती है, वो कहते हैं हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। हाँ। हमने सोचा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे कॉल क्यों करेगा। तो हम लोग ने सोचा ये तो फ्रॉड होगा, कुछ समझ नहीं आया भाई, कोई कोई रिएक्शन नहीं होगा, कुछ होगा। अच्छा, हम्म। उन्होंने टाइमिंग भी बता दी, वेन्यू भी बता दिया। हम्म। फिर दूसरे दिन उन्होंने ये बात कंफर्म करी, तब भी हमने किसी को नहीं बताया, क्योंकि खुद को यकीन ही नहीं हो रहा था भाई ये फ्रॉड होगा, इनकम टैक्स हमें क्यों बुलाएगा। हाँ फिर वो जाके मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों, इनकम टैक्स वालों का क्या मतलब था इसमें। वही समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जब एक दिन शाम को खाना बना रहे थे कॉल आई, तो हमने उनसे कंफर्म किया कि मैम क्या मेरा केवी में सिलेक्शन हो गया है? तो वो कहने लगी यस मैम, आप खुश हो जाइए, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया। बाई गॉड, तब जो आंसू बह रहे थे मेरी आंखों से कि सच में ये बात सच है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। आपने कॉल किया था, फिर बताया भी था, और मुझे जी। याद है पूरा, बहुत बहुत अच्छा लगा था कहीं ना। चलिए, फिर उसके बाद जो है अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन में, कि ये बताइए कि जब आप अब पहुंच गए, ठीक है, अब आप जो है चेन्नई, आपको वो हो गया, अलॉट हो गया, तो जब स्कूल के अंदर गए तो उस समय की थोड़ी सी फीलिंग या बातें ऐसी, जैसे सबके मन में लगता है यार कहाँ जा रहे हैं, कैसा रहेगा, तो वही, एक्सपेक्टेशन से अच्छा था या बराबर था या कम लगा। मेरा तो एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा था, क्योंकि लाइफ में हम कभी कानपुर से बाहर नहीं निकले थे। हम तो कोचिंग के लिए भी कभी बाहर नहीं जाते थे, परमिशन नहीं थी। मेरी मम्मी तो बहुत अपसेट थी, कैसे भेजेंगे, वो तो बहुत रो रही थी। हम्म। और खैर लेके गए मामी को, भाई को, और होटल बुक किया था, ज्वाइनिंग करनी थी। जल्दी से जल्दी गए थे कि जल्दी ज्वाइनिंग कर लेंगे, जल्दी ज्वाइनिंग का बेनिफिट मिलता है, आप हम्म। सीनियर हो जाते हो बाकी सबसे। तो हम लोग वहां पर गए जब ज्वाइनिंग के लिए, तो मॉर्निंग में प्रिंसिपल का वेट कर रहे थे। और टीचर सुबह सुबह बच्चे आ रहे थे, टीचर्स आ रहे थे, हम लोग ऑफिस के बाहर बैठे थे। जो भी टीचर आ रहा बहुत अच्छे से वेलकम कर रहा, गले लगा रहा, अरे आप नई ज्वाइनिंग है, मैथ्स टीटीटी हो। मैथ्स की पीजीटी टीचर आई, वो भी बहुत हैंड शेक सब कर रहे थे। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था फ्रेंडली कि हम बिहेवियर जो है था। बिल्कुल, बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर था। और आज भी इतने दिन हो गए हैं जॉब करते हुए, ऐसा लगता है मतलब बिल्कुल घर की, मतलब घर से दूर जो फीलिंग आती है वैसी नहीं लगती, फैमिली की तरह रहते हैं हम लोग, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के तो लोग। वहां पे एडजस्ट कैसे किया, जैसे मैं वहां पे 3 4 दिन के लिए गया था, मेरा तो पेट भी नहीं भरता था उधर, क्योंकि नॉर्थ साइड वाले खाने में थोड़े से वैसे होते हैं, और वहां वैसा कुछ है नहीं खाने की उतना।
वहां पे तो नॉनवेज ज्यादा रहता है, और नॉनवेज बाहर निकलो तो नॉनवेज सूख सूख के मेरे उल्टी होने लगी थी। वहां पे वहां पे आप इडली डोसा खाओगे तो ही हेल्दी रहोगे, अदरवाइज और कुछ खाया तो आपका इतना ज्यादा वो करी पत्ता यूज करते हैं तो करी पत्ता अरे ही ले वो डूबता है आपको। जैसे यहाँ ना, यहाँ बहुत अनलिमिटेड चीजें हैं। यहाँ वाले तो इतना एक्सपेरिमेंट खाने के साथ करते हैं ना कि वो एक से एक चीजें बनती हैं। वहां पे उतना कुछ मुझे दिखता नहीं है। मैं 5 दिन गया था, लिटरली मुझे मजा नहीं आया बिल्कुल भी। मैं आ गया वापस, मतलब घूमने गए थे, बहुत दिक्कत हुई थी मुझे तो। चलिए। वहां पे फिर जब वही है कि हम लोगों को गैस कनेक्शन लेना पड़ा था, जब गैस कनेक्शन ले लिया तो फिर ठीक लगा, अपने से तो हाँ, खुद के खाना ही हाथ में आ बनेगा। गया थोड़ा सा। हाँ हम्म। तब। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब पढ़ाई बंद या फिर आगे वैसे कुछ? तो मेरा पढ़ाई बंद नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा पीजीटी है, केमिस्ट्री से मेरा एमएससी है, तो यही सोचा है कि जब जैसे ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है उसमें मैं केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करूंगी, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर हम सोचे कि मैथ करके फिर हम एनसीटी के थ्रू हम प्रमोट करें तो उसमें काफी फिर एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर हम डायरेक्ट भी अप्लाई हम्म। करना स्टार्ट कर देते तो वो जल्दी मेरा हो जाएगा, तो हम्म। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है अभी से, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट करना बहुत ज्यादा बेवकूफी होती है। तो 3 ही लोग थे आप घर में, और आप कानपुर से सीधे चेन्नई गई, जो कि बहुत दूर है। तो घर की बहुत दूर है। आना और थोड़ा सा घर के पास आने का मन करता है कि नहीं, कि मेरा वही हो जाए, कि आप वहाँ पे मम्मी तो कंफर्टेबल? बहुत कहती है, पर वही है कि 3 साल से पहले तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो उन्होंने पहले ही लिख रखा है हम्म। उसमें कि अपॉइंटमेंट चलिए, लेटर में ये 3 ये एक से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है हर स्टूडेंट के लिए, कि आप लोगों को जो पहली ज्वाइनिंग मिलेगी, 3 साल तक आप लोग तो वहीं बैठोगे जहाँ बिठाएंगे। उसके हाँ, ये बाद, सोच के आपको ज्वाइन करना है। हाँ, ये सोच के आपको ज्वाइन करना उसके है। बाद लड़कियों के लिए बेनिफिट है कि लड़कियों को 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। हम्म। और अगर हमने एक बार हार्ड स्टेशन ज्वाइन कर लिया तो हम्म। हम उसके बाद सीधे डायरेक्ट होम टाउन में गर्ल्स आ जाती है। गर्ल्स के लिए कोई, क्योंकि हमने ज्वाइनिंग से पहले बहुत लोगों से डिस्कस किया था, तो हम्म। उन्होंने कहा आराम से ज्वाइन करो, होम टाउन लड़कियों को बहुत इजीली मिल जाता है। हाँ, तो यही मान के चलो कि जैसे 4-5 साल के लिए बच्चे नहीं जाते हॉस्टल में, भी वो बीटेक करने जाते हाँ, हैं, और तो वैसे वही भी मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, हम तो बहुत घर से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि कभी सही निकले है। नहीं थे। देखो, कितना भी भाग लो, नसीब में लिखा हो तो घर से दूर रहोगे। तुम पढ़ाई के टाइम बाहर नहीं गई, तो तुम अब गई। तुम्हें रहना था फिर बाहर। मेरा मेरा सच में मन था, और इसलिए मुझे वहाँ अच्छा भी लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें इतनी छुट्टी मिलती है कि हम थोड़े थोड़े दिन में आते रहते हैं। हाँ, अब छुट्टी से आते हैं कि क्या क्या फायदे मिलते हैं, यानी कि सैलरी, छुट्टी, और कुछ फायदे, वो सारी चीजें बच्चों को पता पड़े, स्टूडेंट्स को, कि क्या मोटिवेशन काम करे। सैलरी जो है हम लोगों को मिलती है लेवल के अकॉर्डिंग। हम्म। जैसे कि मेरा 7th पे लेवल है, तो हम्म। हमारी बेसिक बनती है 44,900। हम्म। और उसके अलावा एचआरए मिलता है आपको। अभी उसके हमें अलावा। छुट्टी का भी एचआरए मिला है। उसके हम्म। अलावा, बेसिक के हम्म। अलावा हमारे पास एचआरए आता है 12,123। हम्म। डीए मिलता है 46% बेसिक तो का। 44 12 और छाछठ हमारे हो गया। पास उसके अलावा हमारे पास ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट हम्म। अलाउंस। और उसके अलावा भी ऐसे करते ग्रॉस सैलरी हमारी 80+ हो जाती है। 80+ हो जाती है ग्रोस सेवन सैलरी आप लोगों की। 80+ हो तो जाती है देख लो ग्रॉस भाई, सैलरी। बच्चों, देख लो सारे लोग कि जो इनकी छुट्टियां हैं, छुट्टी कितनी बताई साल में? छुट्टी 70 तो हमारी फिक्स है, समर ऑटम और विंटर की हाँ। 70 डेज हर केवी की फिक्स है। वो रीजन के ऊपर है कि रीजन जैसा होता है हम्म। वैसे विंटर की ज्यादा, अगर वो सर्दी वाला है जो गर्मी वाला रीजन है तो वहाँ पे समर की 70 डेज ये फिक्स है, प्लस 22 डेज वो जो मतलब रीजनल हॉलीडेज होती हम्म। है, और उसके अलावा जो फेस्टिवल्स की होती है हम्म। 22 वो होती है। उसके अलावा आपको 8 कैजुअल लीव मिलती है साल में। आप अपना एक दिन वो ले सकते हो, 8 8 मिलती है। इसके अलावा आपको कंपनसेटरी लीव भी मिलती है, जैसे कि मान लीजिए आपने स्कूल आवर्स के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लिया हम्म। कभी, हम्म। 2 3 घंटे भी कर लिया, तो आप उस एक दिन लीव ले सकते हो वो ऑर्डर लगा के। हम्म। उसके भी बड़े फायदे हैं कि हाँ, काम किए 3 4 घंटे और ले लिए पूरे दिन की छुट्टी। ये सही बहुत है। अच्छी बेनिफिट है। और इसके अलावा भी आपको साल 6 महीने में 15 दिन इमरजेंसी लीव मिलती है। हर अगर छह आप वो महीने 15 दिन ले पाए 6 महीने में तो वो हम्म। आगे ऐड हो जाती है।
वो कैंसिल नहीं होती। तो ये इतनी तो छुट्टी भर 100 मार पार है, हो गई, कितनी इतनी हो गई? सैलरी में। वो हो गई 70, 70 प्लस 30 साल की 20। वो। तो ये हो गई 100, 100 प्लस 8, 108। और ऐसे भी सेकेंड सैटरडे छुट्टी रहती है वो। हाँ, वो तो खैर वो तो है ही। छुट्टियां तो बहुत है, मजे है मेरी। हमसे तो कहते हैं भैया फ्री में तुम तनख्वाह उठा रही हो। तो आप एक कोई टीजीटी मैथ्स में जैसे आप गए हो वैसे कोई जाता है तो उसको 80 प्लस के अराउंड जो है, कुल मिला के उस साल और कुछ मिला के 80 प्लस के आसपास जो है सैलरी बन जाती है। और उसके बाद में ये सारी चीजें हैं, लेकिन 3 साल उनको बाहर जैसे जैसे रहना। हमारा सीनियरिटी लेवल बढ़ता जाएगा तो हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, हाँ हाँ। और सैलरी बढ़ती जाएगी। जो हमारे सीनियर टीचर है पीजीटी के, उनकी हम्म। तो प्रिंसिपल से भी ज्यादा है, 1,77,000 प्लस है। बताइए, ये हम्म। क्या हो रहा है बताओ प्रिंसिपल से ज्यादा टीचर, चलो कोई नहीं। अच्छा, इसमें जो है अब देखो बच्चे ना क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन का वेट करते हैं और फिर सोचते हैं एग्जाम आएगा तब करेंगे। तो हम्म। बच्चों को अपने हिसाब से बताइए कि क्या ऐसा करें कि एग्जाम के लिए तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से बताइए कि बच्चे क्या कर सकते हैं एग्जाम में जॉब पाने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका है, जनरल पेपर तो हर एग्जाम में आता है। जैसे हम्म। बच्चों को बहुत सारे जगह पे एग्जाम देना होता है, जनरल पेपर तो सबके लिए होता है। तो जनरल पेपर का एक पर्टिकुलर टाइम बांट लें कि हाँ डेली हमें इतना करना है। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप रोज सब्जेक्ट पढ़ो, हम्म। सारे सब्जेक्ट पढ़ो। क्योंकि अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके बैठेंगे तो ना थोड़ा बोरिंग होने लगता है। तो हम्म। रोज थोड़ी सी हिंदी, एक टॉपिक हिंदी का ले लिया, एक टॉपिक इंग्लिश का ले लिया, एक टॉपिक जीएस का ले लिया, ऐसे करते करते जनरल पेपर तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं, चाहे कोई एग्जाम आ रहा हो या ना भी आ रहा हो, क्योंकि वो हर एग्जाम का है। और हम्म। उसके अलावा अगर आपको सब्जेक्ट तैयार करना है तो उसके साथ सब्जेक्ट भी जोड़ते चलिए। अब देखो सब्जेक्ट का तो और ऐसा है कि वो कोई चाहे कि 2 महीने में कर लूँ तो वैसे भी नहीं हो। तो वो तो आदमी को टच में रहना ही पड़ेगा, अच्छा खासा सिलेक्ट। सब्जेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन के 2 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है, तो इसलिए अ, हम सोचे कि नोटिफिकेशन आए और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो फिर तो हो ही नहीं सकता। हम्म। इसलिए पहले से ही करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में एकदम सब कुछ, एक भी डाउट छोड़ा नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा बच्चों का तो वो हम जो है ले लेंगे। ठीक कोई है। डाउट होगा तो हम दोबारा से हाँ, करेंगे, सारे इंटरव्यू के डाउट क्लियर दौरान कर देंगे। जब बच्चों का इंटरव्यू होने वाला होगा कभी तो आपको बहुत अच्छे से परेशान करेंगे, उस टाइम एक एक चीज़ें पूछेंगे, सारी चीज़ें याद एक रखना। एक डिटेल बताएंगे सर, क्योंकि मेरा हाँ। इंटरव्यू बहुत डिटेल में हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। हाँ, कितना 20 मिनट का हुआ था, 20-22 मिनट का ना आपका? ऐसे ही 20 प्लस। चलिए, तो धन्यवाद और आगे के लिए शुभकामनाएं। आपकी जीटी की तैयारी करो थैंक यू साथ में, सर। जितनी छुट्टी मिल रही है उसमें पढ़ने में ही बिताओ। ठीक है। चलिए। वही चीज है कि हाँ, इसका बेनिफिट तो उठाएंगे। इसका बेनिफिट उठाइए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। बाय सर। थैंक यू। ओके।